हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो एचपी टीजीटी कमीशन 25 के लिए जो हमने अपनी प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट करी हुई है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हमने अपना फिजिकल जो है केमिस्ट्री में पार्ट जो है वो स्टार्ट करा हुआ है। इनऑर्गेनिक हमने अपना कंप्लीट कर लिया है, अब हम फिजिकल करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने अपनी रिडॉक्स रिएक्शन करी थी, तो आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम दो पार्ट में करेंगे। पहले हम एक पार्ट करेंगे, उसके बाद दूसरा पार्ट करेंगे, क्योंकि इसके दोनों ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट है और दोनों ही पार्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कुछ एक चीज़ें अगर वो आपने अच्छे से समझ ली, फिर आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितना भी कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल हो, आप बिल्कुल ईजी वे से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, अगर बात की जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है हमारे पास, ये ब्रांच है केमिस्ट्री की। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ ए केमिस्ट्री जो कि डील करती है किसके साथ, जो डील करती है मतलब ऐसी रिएक्शंस के साथ जिसमें क्या होता है, जिसमें केमिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी है वो चेंज होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड वाइस वर्सा। मतलब कि एक ऐसी ब्रांच है जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जितने भी प्रोसेस है वो सारे, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हमारे पास केमिकल एनर्जी में, वाइस वर्सा। क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है हमारी लाइफ में, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैटरीज जो होती हैं, हमारी सेल जो होती हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल कोई भी चीज़ बिना बैटरी के नहीं चल रही है। हमारी जो लाइफ है आधी से ज़्यादा बैटरी के ऊपर डिपेंडेंट है। दैट्स वाई ये ब्रांच जो है केमिस्ट्री की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, ये ब्रांच क्या है, अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने देख लिया क्या है। इसमें हम जनरली सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, चैप्टर्स के बीच में बहुत सारी चीज़ें, हमने उस पर फोकस नहीं करना है। जहाँ से क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, हमने मेन उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में। राइट, किसके बारे में पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारी सेल्स होती हैं, कौन सी सेल्स है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर दोज सेल्स विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ऐसी सेल जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करती है, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेल हमारे पास दो टाइप्स की होती है। ये सेल हमारे पास दो टाइप्स की होती है, दैट इज गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक या इसको वोल्टाइक भी बोला जाता है, गैल्वेनिक या फिर वोल्टाइक सेल। और इस तरफ होती है हमारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस तरफ क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इस तरफ क्या होती है हमारे पास, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो, जो गैल्वेनिक सेल है, वोल्टाइक सेल है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास में हम इसी को डिटेल में देखेंगे, कैसे इससे क्वेश्चन आते हैं वो सारा। देखो, इसको याद कैसे रखना है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या आ रहा है, E to C। तो E to C ऐसी सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, देखो, जो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है किसमें, केमिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट कर रही है, केमिकल एनर्जी में। उसको क्या बोला जाता है हमारे पास, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, उल्टा इसका क्या होगा, केमिकल एनर्जी, जिसमें जो केमिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, पहले इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस क्या क्या है इसमें। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट आता है इसमें कि ये जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल है, दो डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर होती है। मतलब ये जो भी इसमें रिएक्शंस होती हैं सारी, उसमें क्या होते हैं, दो डिफरेंट कंटेनर। इसमें हम क्या बोले, इसमें एक ही कंटेनर होता है, इसमें एक ही कंटेनर होता है। थर्ड डिफरेंस आता है कि इसमें जो केमिकल एनर्जी, मतलब हमने केमिकल्स ली है, उनको मिक्स करा, वो अपने आप मिक्स हो गए, उन्होंने कोई ना कोई रिएक्शंस करी। तो ये रिएक्शंस, इसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस। इसमें कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस। तो इसमें कैसी होंगी, इसमें होंगी हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस। इसमें कैसी होंगी, नॉन स्पॉन्टेनियस।
नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी तब जाके वो रिएक्शन प्रोसीड होगी, तो हमें अपनी तरफ से इनिशिएशंस करनी पड़ेगी, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। और क्या पॉइंट बन सकता है इसमें कि जो डेल्टा जी होता है, इसमें डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस है तो इसमें क्या होगा? नेगेटिव, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इसमें क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। और इसमें आता है कि जो इसमें एनोड है ना, एनोड हमारे पास, एनोड इसमें क्या होता है? नेगेटिव, और जो कैथोड होता है वो क्या होता है? इसमें पॉजिटिव। कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, एनोड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और जो कैथोड है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। जो कैथोड है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द गैल्वेनिक वोल्टाइक या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल को आप याद करोगे E to C, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, विच मीन्स वोल्टाइक और गैल्वेनिक उसका उल्टा होगा। तो इसमें केमिकल एनर्जी है, केमिकल्स को मिक्स करा, अपने आप रिएक्शंस हो रही है, तो इसलिए स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी नेगेटिव, तो डिफरेंट कंटेनर्स में होती है, एक ही कंटेनर्स में होती है हमारे पास। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं गैल्वेनिक सेल में कि ये कंटेनर क्या है, कैसे ये काम करते हैं, कैसे हमारी सेल्स काम करते हैं, और कैसे क्वेश्चंस हमें पेपर में देखने को मिलते हैं, राइट। तो अब हम देखेंगे अपनी वोल्टाइक या गैल्वेनिक सेल को डिटेल में, ठीक है। कौन सी सेल को? गैल्वेनिक सेल में। देखो गैल्वेनिक सेल में हमने अभी बोला कि क्या होते हैं, दो डिफरेंट कंटेनर्स। तो देखो ऐसे हमने कंटेनर्स ले लिए, एक कंटेनर ये और दूसरा कंटेनर ये, ठीक है, दूसरा कंटेनर ये। इसमें इनके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसमें इनके क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। लेट्स से मैंने यहाँ पे ले लिया ZnSO4, और इस तरफ इलेक्ट्रोलाइट ले लिया हमने CuSO4, CuSO4। तो जो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है उसी की रोड डाली जाती है कंटेनर में, जो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है उसी मेटल्स की। तो यहाँ पे कौन सी मेटल है? जिंक, तो ये जिंक की रोड होगी। यहाँ पे कौन सी मेटल है? कॉपर, ये कॉपर की रोड होगी, ठीक है। ये क्या होगी हमारे पास? कॉपर की रोड होगी। उसके बाद इनको बैटरी से क्या किया जाएगा? कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो ऐसे बैटरी से ऐसे ऐसे कनेक्ट किया जाएगा इसको, ठीक है। अब आप जस्ट यहाँ पे ये समझो कि जो जिंक है ना, जिंक, उसकी क्या पावर होती है? उसकी पावर होती है ऑक्सीडेशन करने की। उसकी क्या पावर होती है? ऑक्सीडेशन जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है। जस्ट आप यहाँ पे समझो कि यहाँ पे मैंने जिंक लिया हो, तो जिंक की ऑक्सीडेशन पावर ज़्यादा होती है। नाउ हम कैसे डिसाइड करेंगे किसकी ऑक्सीडेशन पावर ज़्यादा होती है या कम होती है? वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप मान के चलो जो जिंक है उसकी ऑक्सीडेशन जो पावर है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसकी ऑक्सीडेशन पावर ज़्यादा है, विच मीन्स वो ऑक्सीडेशन करेगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, ऐसे ऐसे करेगा वो। तो कल वाली वीडियो में आपको एक वर्ड याद करवाया था, अगर आपको याद हो, एलोन। क्या वर्ड याद करवाया था मैंने? एलोन। एलोन से मैंने बोला था इसको याद कर लेना। यहाँ पे हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। A4 एनोड, A4 क्या है? एनोड। L4 क्या है? लेफ्ट, और या हम लोज बोल सकते हैं। O4 क्या है हमारे पास? ऑक्सीडेशन। N4 क्या है हमारे पास? नेगेटिव। और E से क्या आ जाता है? इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन। मैंने बोला इसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच मीन्स कि जो ये हमारा जिंक है ना, देखो ये तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, तो अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है मतलब ये ऐसे प्रेजेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो वाटर में जाके आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। तो Zn2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, ऐसे इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अब जो ये जिंक है, जिंक का कैसा नेचर है? हमने क्या बोला? ऑक्सीडेशन करने का। तो विच मीन्स कि ये जिंक क्या कर रहा है? यहाँ से जो जिंक है ना, जिंक, वो Zn2 पॉजिटिव नीचे भेज रहा है। यहाँ से जो जिंक है वो Zn2 पॉजिटिव क्या कर रहा है? नीचे। और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो ऊपर जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जो ये जिंक रोड था वो एक्चुअल में क्या कर रहा है? क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन पावर ज़्यादा है, तो वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ऐसे शो करते हैं। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है विच मीन्स कि जो ये जिंक है वो नीचे सॉल्यूशन में जा रहा है हमारे पास, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव, यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव जनरेट कर दिया।
आपने याद रखना है एनोड को हम साइन के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वो आपका एनोड होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो कैथोड होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा हमारे पास। एनोड को हम कैसे डिसाइड करते हैं? एनोड वो होता है जिस पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। तो हमारे पास ये क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, विच मीन्स यहाँ पे ये जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड है वो क्या एक्ट कर रहा है? एनोड। तो ये जो कॉपर वाला होगा वो क्या एक्ट करेगा? कैथोड। ठीक है, तो कभी भी एनोड को ऐसे याद नहीं रखना है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एनोड आर दैट इलेक्ट्रोड्स इन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, ऑन विच। तो यहाँ से क्या हुआ, देखो मैंने बोला कि जिंक की पावर ऑक्सीडेशन की ज़्यादा है, तो हमारे पास जो कॉपर है ना, कॉपर, उसकी पावर कौन सी ज़्यादा होगी? उसकी रिडक्शन पावर ज़्यादा होगी। उसकी कौन सी पावर ज़्यादा होगी? रिडक्शन पावर। तो रिडक्शन पावर, इसकी ऑक्सीडेशन पावर, इसकी रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब क्या है कि ये कॉपर 2 पॉजिटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा होगा और किस में चेंज हो रहा होगा? कॉपर में। किस में चेंज हो रहा होगा? कॉपर में। तो ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। यहाँ पे भी क्या है? कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। बट यहाँ से क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो जो ये कॉपर 2 पॉजिटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर में। विच मीन्स जो कॉपर है वो यहाँ पे लगना शुरू हो जाएगा। कॉपर जो है यहाँ पे लगना जो है वो शुरू हो जाएगा, डिपॉजिट होना। कॉपर क्या हो रहा है यहाँ पे? डिपॉजिट। और यहाँ से हम बोलेंगे कि ऐसे हमारी ये रोड जो है ये कम होना शुरू हो जाएगी, ऐसे करके कि यहाँ से जिंक जाना शुरू हो गया। तो हम देख रहे थे, देखो यहाँ पे क्या था? SO4 2 थे, SO4 2 थे, जिंक 2 थे इक्वल। बट यहाँ पे जिंक आ रहा है, अब ऊपर से जिंक बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो गया? इंक्रीज। और यहाँ पे क्या, यहाँ से कॉपर ऊपर की तरफ जा रहा है, कॉपर ऊपर की तरफ जा रहा है, कॉपर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो विच मीन्स यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज इंक्रीज। तो ये तो बैलेंस ही नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं है, तो ये सेल वर्क नहीं करेगी। तो इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक यू शेप की ट्यूब लगाई जाती है। ये ऐसे यू शेप की क्या लगाई जाती है? एक ट्यूब, जिसको बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज। क्या बोला जाता है जिसको? सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास? इसमें सॉल्ट होते हैं लाइक KCl। तो KCl सॉल्ट है इसमें, तो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये क्या करेगा? जिस तरफ लाइक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो यहाँ ये K पॉजिटिव भेज देगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो यहाँ पे Cl नेगेटिव भेज देगा उसको न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। विच मीन्स हमारे पास एक टर्म आई यहाँ पे, सॉल्ट ब्रिज। क्या आई हमारे पास? सॉल्ट ब्रिज। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि इसके फंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो पहला फंक्शन तो क्या करा इसने? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्स। फर्स्ट ये। सेकंड है इसका सर्किट कंप्लीट, कि जो सर्किट है वो कंप्लीट इसी की वजह से हो रहा है। सर्किट जो कंप्लीट है वो इसी की वजह से हो रहा है। दैट आर द मेन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तब जाके हमारी जो रिएक्शंस है, मतलब कि सेल है, ये वर्क करती है जब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रही है। तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, मतलब सॉरी, जो गैल्वेनिक वोल्टाइक सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कैथोड, उसमें कैथोड टू एनोड आएंगे। ठीक है, ऐसा। और जो ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ना, जिंक और ये कॉपर जो हमारी सेल है, इसको ना अब मेरे को नाम भूल गया इसका, जिंक और कॉपर को बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मेरे को ना, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इसको बोलते हैं इसको एक सेल बोलते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ ए सेल। मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है इसका, बट जब भी याद आएगा मैं बता दूंगी। ठीक है, इसको स्पेशल टाइप की एक सेल बोलते हैं। तो अब हमने ये तो सीख लिया कि कैसे ये वर्क करती है, ये क्या है हमारे पास, इसमें सारी चीज़ें क्या हैं। अब हमने 2 रिएक्शंस लिखी हैं। देखो, ये हमारी ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये हमारी ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं इसको।
और इस तरफ हमारी क्या है, रिडक्शन हाफ सेल। अब हमें ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। अब हमें क्या लिखनी है, ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, दोनों को प्लस कर दो। देखो यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में कॉपर ये सॉलिड इस तरफ। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। ये क्या है, हमारी ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी इस सेल की। ठीक है, ये क्या आ जाएगी हमारे पास, ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी हमारे पास इस सेल की। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हुई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब हमारे पास कुछ एक टर्म्स है, देखो एक होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक होता है हमारा ईएमएफ। उसको सेल पोटेंशियल भी बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, सेल पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच मीन्स कि जैसे मैंने यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है तो इलेक्ट्रोड उसका, तो विच मीन्स कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है और जो उसका इलेक्ट्रोलाइट है ZnSO4 उसमें पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें क्या होगा, जिंक का इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस। लाइक ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, इसके सोल्यूशन और इसमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड है, कॉपर और जिंक, इनके इलेक्ट्रोड, क्योंकि हर एक मेटल का अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, हर एक मेटल का एक अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनमें जो डिफरेंस है उसको बोला जाता है ईएमएफ या फिर सेल पोटेंशियल। उसको क्या बोला जाता है, ईएमएफ या फिर सेल पोटेंशियल। और उसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं हम उसको, ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस में लेफ्ट, ई राइट माइनस में लेफ्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ, राइट माइनस में लेफ्ट। अब देखो एलोन में आओ लेफ्ट, तो ये लेफ्ट का क्या मतलब है, लेफ्ट का मतलब है कि जिसकी भी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यहाँ पे भी देखो, अगर हम इसको ऐसे बोर्ड को कंसिडर करें तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड कौन सा इलेक्ट्रोड है, जिंक। विच मीन्स जब भी हमने ई सेल फाइंड करना है तो यहाँ पे अगर इस सेल का फाइंड करना है तो यहाँ पे जिंक की वैल्यू आएगी और यहाँ पे आपकी कॉपर की वैल्यू आएगी। दोनों को माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको याद कैसे रखना है, ई राइट जो पर्सन्स है वो पॉजिटिव होते हैं, दैट्स वाई ई राइट माइनस में ई लेफ्ट। अब राइट लेफ्ट कौन सा है वो आप कैसे डिसाइड कर लोगे, ये आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से पता चल जाता है आपके पास। सो आई होप आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो क्लियर हुई होंगी। बाकी जब हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, ये क्या है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस में लेफ्ट। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई होंगी। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि जो हमारा जो अगर मैं बात करूँ ना मतलब कि ई सेल जो है हमारे पास किसकी, कॉपर की, वो हमारी होती है 0.34 वोल्ट। वो कितनी होती है हमारे पास, 0.34 वोल्ट। और अगर मैं बात करूँ ई सेल जो होती है ना Zn2 पॉजिटिव की, वो हमारे पास होती है 0.74, यहाँ पे नेगेटिव लगा होता है ऐसे। अब अगर कोई पूछे कि इनकी वैल्यूज़ कैसे आई हुई हैं, ये वैल्यूज़ हमारे पास कैसे आई हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो हमें 2 कंटेनर चाहिए होते हैं। तो अगर 2 कंटेनर चाहिए तो उसमें तो अलग अलग मेटल्स प्रेजेंट होंगी। तो इनकी वैल्यूज़ हमारे पास कैसे आई हुई है, तो हमारे पास एक होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको बोला जाता है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कि जब भी हमें किसी भी सेल की, मतलब किसी पर्टिकुलर मेटल की ई सेल की वैल्यू निकालनी होती है तब हम हाइड्रोजन को उसके रिस्पेक्ट में रखते हैं। तो जो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल होता है, इसकी जो ई सेल की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 0। तो इसकी वैल्यू, क्योंकि इसको एज अ रेफरेंस कंसिडर किया जाता है,
इसको एज अ रेफरेंस कंसिडर किया जाता है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो जिसकी इससे पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव आ जाती है, अगर किसी की इससे नेगेटिव होगी तो नेगेटिव आ जाती है। होता क्या है, इसमें एक प्लेटिनम की वायर होती है। देखो अगर मैं इसमें बता दूं आपको, ऐसे यहाँ पे हमारा कॉन्सेंट्रेटेड HCl सोल्यूशन होता है, स्टैंडर्ड है तो 1 मोल होगा। उसके बाद ऐसे एक प्लेटिनम की वायर होती है, तो किसकी वायर होती है, प्लेटिनम की वायर, उसको ऐसे कवर किया होता है और यहाँ से ऐसे जैसे कवर किया होता है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस इसमें बबल की जाती है। तो ये जो गैस है इसका टेम्परेचर रखा जाता है रूम टेम्परेचर पे, वही 298 केल्विन, और जो प्रेशर है वो रखा जाता है 1 atm या फिर 1 बार। तो ये ऐसे हमारे पास, तो ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसमें कौन सी मेटल यूज़ होती है, तो कौन सी मेटल यूज़ होती है, उसमें प्लेटिनम मेटल यूज़ होती है हमारे पास, ठीक है। तो तब जाके इनकी वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ हमारे पास, हमने जो पीछे रिएक्शंस करी उसमें आपने देखा होगा कि ऐसे थी वो रिएक्शन, जिंक प्लस में कॉपर 2 पॉजिटिव, उससे हमें क्या मिल रहा था, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में कॉपर, ठीक है, हमें ये मिल रहा था। अब एक चीज़ होती है सेल रिप्रेजेंटेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है आपके पास, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे करते हैं, ये हमारा है सॉल्ट ब्रिज, तो ये सॉल्ट ब्रिज की लेफ्ट साइड है, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है, और ये सॉल्ट ब्रिज की कौन सी साइड है, राइट साइड है। तो हमने देखा L फॉर लेफ्ट, लेफ्ट पे होती है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कैसे हुई, जिंक सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2 पॉजिटिव में, जो कि एक्वस में जा रहा है। तो ये हमारी लेफ्ट साइड पे रिएक्शन होगी, राइट साइड पे होगी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सॉरी रिडक्शन में क्या था, कॉपर 2 पॉजिटिव चेंज हो रहा था किसमें, कॉपर में, तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो दीज आर द सेल रिप्रेजेंटेशन। तो इसका बहुत ज़्यादा, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू आपकी इसमें, ठीक है। तो क्या है हमारे पास कि ये लेफ्ट है, तो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन और राइट साइड रिडक्शन वाली रिएक्शन। देखो हमारी जो सेल रिप्रेजेंटेशन है वो स्टैंडर्ड मेटल से स्टार्ट होकर स्टैंडर्ड मेटल पे ही ख़त्म होती है, मतलब जो आयनिक चीज़ें हैं वो बीच में आती हैं, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी सेल को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। जैसे आपके पास मैंने साइड में एक रिएक्शन लिखी हुई है ऐसे कि निकल, उससे बन रहा है Ag पॉजिटिव, और उससे बन रहा है निकल 2 पॉजिटिव, और इससे बन रहा है हमारे पास Ag, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। अब कोई बोले इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन करनी है, ऐसे हमारे पास, अब हमें कैसे पता चलेगा किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है किसकी रिडक्शन, इनकी लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये तो स्टैंडर्ड स्टेट में है इसकी 0, तो ये 0 से यहाँ कितनी पहुँच रही है, +2, तो +2 हो रही है, तो क्या हो रही है, इंक्रीज, मतलब इसकी रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो निकल से निकल 2 पॉजिटिव एक्वस में, और ये 2 Ag पॉजिटिव से क्या बन रहा होगा, Ag सॉलिड, और ये एक्वस। तो ये इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन होगी। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में सॉल्ट ब्रिज लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन और राइट साइड हमारे पास रिडक्शन वाली रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेल रिप्रेजेंटेशन क्लियर हुई होगी। उसके बाद मैंने आपको ये लिखा था कि ई सेल, कि जो ई सेल है वो आपके पास क्या होता है, ई राइट माइनस में लेफ्ट। उसके बाद एक होती है स्टैंडर्ड ईएमएफ, क्या होती है हमारी स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ जो ये फॉर्मूला है ना, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ का ये है कि ई नोट सेल जो हमारे पास है वो क्या होती है, ई नोट राइट माइनस में ई नोट लेफ्ट, ये होता है। और आप याद रखोगे हमेशा कि जो ई नोट सेल है वो हमेशा पॉजिटिव आता है फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ई नोट सेल जो है वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो अगर नेगेटिव आया तो मतलब आपका, मतलब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, लेट्स से आपका ई नोट सेल नेगेटिव आ रहा है, विच मीन्स आप गलत कर रहे हो, कैथोड एनोड गलत ले रहे हो। ई नोट सेल हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी। उसके बाद आती है एक चीज़
नेक्स्ट टर्म इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो ये कैसी सीरीज है? ये एक ऐसी सीरीज है कि जिसमें आयंस या मेटल्स कुछ भी अरेंज होते हैं, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब ऐसी एक सीरीज जिसमें हमारे जो आयंस या फिर एटम्स है कुछ भी, वो कैसे अरेंज होते हैं? इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये देखो, अगर आपको दिख रही होगी ये, मैं कैसे देखूं? ये देखो, ये हमारी, ये क्या है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आप देख रहे हो इसमें जो वैल्यूज है, देखो पॉजिटिव वैल्यू से नीचे की तरफ डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव वैल्यूज जा रही है, नेगेटिव वैल्यूज जा रही है। तो ये क्या है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें जो हमारी मेटल्स है, चाहे आयंस है, कोई भी सब्सटेंस है, आप देख सकते हो जैसे सबसे ऊपर फ्लोरीन लिखा हुआ है, उसकी मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू दैट इज 2.87। तो ये देखो नीचे की तरफ जाते लास्ट में लिथियम लिखा हुआ है, जहाँ पे मेरा थंब है वहाँ पे आप देख सकते हो लिथियम लिखा हुआ है। तो लिथियम की मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है, और ये जो सारी की सारी वैल्यूज़ हैं ये कैसी वैल्यूज़ है? रिडक्शन। तो आप देख सकते हो Fe2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, Fe2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब सभी में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। देखो बीच में हमारा क्या आ रहा है? हाइड्रोजन, जिसको उसमें बोल्ट ब्लैक है थोड़ा सा, तो वो उसकी वैल्यू आप देख सकते हो 0। उसके ऊपर वाली मेटल्स पॉजिटिव है, नीचे वाली मेटल्स क्या है हमारे पास? नेगेटिव में है वैल्यू। तो ये है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या बताया गया है हमें? इसमें बताया गया है कि जो हमारी जो मेटल्स है या आयंस है या कुछ भी है, नॉन मेटल्स है, वो सारे कैसे अरेंज है? इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब जो भी आपको ये वैल्यूज दी होती है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तो आपको देखा होगा E0 लिखा हुआ है, E0, ये सारी वैल्यू, ये सारी रिडक्शन पोटेंशियल है आपकी, रिडक्शन पोटेंशियल है आपकी। ठीक है, अब जो ये अलोन वर्ड में नेगेटिव जो है ना, इसका खेल आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या था, इसका यूज अब आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी। अब देखो इसका कैसे हम यूज करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स से कि आपके पास कोई A मेटल है, B मेटल है, C मेटल है, D मेटल्स है, उनकी वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, E0 सेल की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है 2.47, उसके बाद 2.14, -3.12, -1.13। ठीक है, आपको ऐसे 4 मेटल्स दी गई हैं कि बताओ इसमें से ऑक्सीडेशन, सबसे फास्ट ऑक्सीडेशन कौन करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, हायर द नेगेटिव वैल्यू, हायर विल बी द टेंडेंसी टू अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो इन सभी में सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू कौन सी है? सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है ये हमारी -3.12। देखो यहाँ पे बेसिक मैथ नहीं लगाना है। अगर कोई पूछे -3 और -1 में से छोटा कौन सा है, तो आप बोलोगे कि -3 छोटा है, बट वो नहीं लगाना, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू देखनी है। ये नेगेटिव वैल्यू, ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है, विच मीन्स कि अगर हम ऑक्सीडेशन का ऑर्डर लगाएंगे, किसका ऑर्डर लगाएंगे? ऑक्सीडेशन का ऑर्डर लगाएंगे, तो ये जो हमारे पास C है ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद D आएगा। अब इन दोनों में पॉजिटिव है, तो इन दोनों पॉजिटिव में कैसे डिसाइड करेंगे? जो लेसर वैल्यू होगी, लेसर वैल्यू किसकी है? B की, लेसर वैल्यू B की है, उसके बाद लास्ट में आ जाएगा हमारा A। तो ऑर्डर हो जाएगा CDBA। ये होगा ऑक्सीडेशन का ऑर्डर। बट आपको ऑक्सीडेशन का ऑर्डर कोई भी नहीं पूछेगा, आपको ऑर्डर पूछेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। किसका ऑर्डर पूछेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो रिड्यूसिंग एजेंट का, तो जो जितनी फास्ट ऑक्सीडेशन करता है वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, विच मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर भी क्या होगा? CDBA।
और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर पूछता तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर क्या हो जाना था, A B D C, ऐसे A की तरफ, कि A जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन करेगा क्योंकि A की जो रिडक्शन की पावर है वो सबसे ज़्यादा है। क्या सीखा हमने कि जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उसकी उतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगी। ये एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन ऐसे मेंशन है, 4 मेटल्स आपको दी गई हैं, चारों की वैल्यूज लिखी गई हैं, आपको पूछा गया है रिड्यूसिंग ऑर्डर लगाओ, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 4 मेटल। तो आपको क्या देखना है, बस अलोन वर्ड याद रखना है, उसमें से नेगेटिव वैल्यू देखनी है, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू उतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन। तो अगर उतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन तो विच मीन्स हमारे पास उतना ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर, फिर उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आप ऑर्डर लगा दोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इतना सिंप्लीफाई वे में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है चीज़ों को, ठीक है। तो बस हमें जस्ट एक वर्ड से ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। इस वर्ड को याद कर लो, इसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जैसे मैंने वो बोला नहीं था कि आपके पास जो हमने सबसे पहले सेल ली थी, कौन सी ली थी, जिंक और कॉपर की ली थी। मैंने बोला था कि जिंक की जो ऑक्सीडेशन पावर है वो ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि जिंक की जो ई नोड सेल होती है वो होती है हमारे पास -0.74, और जो कॉपर है उसकी जो ई नोड सेल होती है वो होती है हमारे पास 0.34 वोल्ट। तो इसकी नेगेटिव है, इसकी क्या है, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, दैट्स वाई इसकी ऑक्सीडेशन होती है और इसकी क्या होती है, रिडक्शन होती है। अब देखो आपको ऐसे दे रखा है कि 2 सेल है, कोई भी है 2 सेल, यहाँ पे मैंने जिंक और कैडमियम नहीं ले रखा, कि यहाँ पे आपके पास 2 सेल है, उनकी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी है, आपको फाइंड करनी है ई नोड सेल, ठीक है, ई नोड सेल। तो ई नोड सेल का फॉर्मूला हमने अभी देखा था, वो क्या था, ई राइट माइनस में लेफ्ट। तो लेफ्ट वर्ड आया, लेफ्ट से हमें याद आएगा अलोन, अलोन में होता है ऑक्सीडेशन, तो जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो यहाँ पे आएगा। तो ऑक्सीडेशन किसकी होगी, जो जितना नेगेटिव होगा, विच मीन्स यहाँ पे ये आएगा 0.34 माइनस, ऐसे माइनस में 0.74, तो ये आ जाएगा 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.74, यह आ जाएगा 1.08 वोल्ट। तो जो ई नोड सेल है हमारे पास वो क्या आ जाएगी, 1.08 वोल्ट, जो कि हमारे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, उसकी एप्लीकेशन पूछ लेते हैं। एप्लीकेशन पहली तो यही है कि हमें सेल पोटेंशियल के बारे में बता रही है, दूसरी क्या है, हमें बता रही है कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। ये 2 मेन एप्लीकेशंस है आपके पास। तो आई होप आपको पता चला होगा कि कैसे आपने डिसाइड करना है। देखो जैसे हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, उसमें भी हमें ऐसे ही पता चलेगा, आपको कुछ नहीं दे रखा होगा, आपको वैल्यूज़ दे रखी होंगी, वैल्यूज से आपको डिसाइड करना है दैट वेदर द मेटल अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू वो ऑक्सीडेशन जाएगा और जितनी पॉजिटिव वैल्यू वो उसकी रिडक्शन होगी, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अकॉर्डिंग राइट लेफ्ट कर देंगे हम, तो वो आ जाएगा हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास सेल का। अब देखो ये पॉसिबल नहीं है, तो जो स्टैंडर्ड ई नोट हम फाइंड कर रहे हैं वो हमारा होता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है आपका टेम्परेचर फिक्स है, आपका प्रेशर फिक्स है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है, बट हमेशा टेम्परेचर को फिक्स रखना 298 वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। तो हर टाइम ई नोट फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास नए साइंटिस्ट आए थे, एक नर्न्स्ट, क्या आए थे, नर्न्स्ट। उन्होंने एक इक्वेशन लेके आए थे, वो इक्वेशन लेके आए थे, नर्न्स्ट एक इक्वेशन लेके आए थे जिसको नर्न्स्ट इक्वेशन बोला जाता है। तो वो इक्वेशन लेके आए थे दैट हमें ई सेल फाइंड करनी है, क्योंकि हर जगह ई नोड सेल फाइंड हो वो पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने बोला था जो ई नोड सेल है वो मतलब ई सेल है वो किसके इक्वल होगी, ई नोड सेल माइनस में 0.059 अपॉन में n log ऑफ प्रोडक्ट आयन, कि जो प्रोडक्ट का आयन होगा और नीचे होगा जो भी रिएक्टेंट टर्म में आयन होगा वो, ये हमारी टर्म। इस फॉर्मूले के देख के डरना नहीं है, बहुत इजी वे में इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं आपके पास, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट आयन अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आयन। एक और बात, यहाँ पे लॉग सॉल्व होगा, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आई विल सजेस्ट यू दैट कि आप पहले जाके देखो लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं, तभी आपको ये न्यूमेरिकल्स समझ में आएंगे और इन न्यूमेरिकल्स के ऊपर पक्का क्वेश्चन आएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आपके आया हुआ है। क्योंकि यहाँ मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगी क्योंकि मैंने पहले लॉग के बारे में आपको करवा दिया है।
जो इक्विलिब्रियम है, अगर आपने वहाँ पे देखा होगा तो वहाँ पे भी मैंने लॉग के बारे में करवाया है, वहाँ से देख सकते हो। वहाँ से नहीं देखना, एक स्पेशल मैंने लॉग के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी आप कर सकते हो। आपको HP टेट केमिस्ट्री की, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी उस वीडियो का, आप वहाँ से देख सकते हो अगर आपको आइडिया नहीं है लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके ऊपर चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है कि Mg से Mg2 पॉजिटिव बन रहा है और कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है। ठीक है, मतलब रिएक्शंस कैसे होंगी, ऐसे होंगी हमारी, ये Mg से Mg2 पॉजिटिव बन रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है वो, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और कॉपर 2 पॉजिटिव है, कॉपर 2 पॉजिटिव है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा होगा, उससे क्या बन रहा होगा, कॉपर। उसके बाद जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या बचेगा, Mg प्लस में कॉपर 2 पॉजिटिव, और यहाँ से Mg2 पॉजिटिव प्लस में कॉपर। तो अब आपने ये चीज़ें देखनी है कि ये जो चीज़ है ना यहाँ पे, कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में कौन सा आयन आ रहा है, मैग्नीशियम, मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, और रिएक्टेंट में कौन सा आयन आ रहा है, कॉपर, तो मतलब यहाँ पे कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, जो कि हमें दे रखी है ऐसे। पहले तो हमें इसमें फाइंड आउट करना होगा ई नोट सेल। देखो ई नोट सेल हम कैसे फाइंड करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, ई राइट माइनस में लेफ्ट, ई राइट माइनस में लेफ्ट, या तो आप जो सेल रिप्रेजेंटेशन है उससे आइडिया लगा लो। देखो ये राइट साइड है, विच मीन्स जो कॉपर की वैल्यू वो हमारी यहाँ पे आएगी राइट, और जो मैग्नीशियम है उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। वैसे भी आप नेगेटिव, देखो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम की वैल्यू क्या दे रखी है, नेगेटिव, तो नेगेटिव दे रखी है, नेगेटिव का मतलब एलोन से नेगेटिव आ रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये लेफ्ट साइड पे जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसकी वैल्यू -2.34, और जो कॉपर है उसकी दे रखी है 0.34, तो सॉल्व करेंगे 0.34 माइनस माइनस में प्लस 34, तो आ जाएगा 2.68 वोल्ट। तो ये आ गई हमारी ई नोट सेल की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई, ई नोट सेल की। ठीक है, इसको अब मैं साइड में लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, ई नोट सेल आ गया हमारे पास 2.68 वोल्ट। ठीक है, ये चीज़ हमने फाइंड कर ली। अब यहाँ पे ये जो n है, ये क्या है, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो हमारे रिएक्शंस है, जो मैंने ये लिखी है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं, 2, तो हम इसको लिख देंगे। देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, ये 2.68 माइनस में 0.059 अपॉन में 2, अब यहाँ आ गया लॉग प्रोडक्ट आयन, तो प्रोडक्ट में कौन सा आयन है, मैग्नीशियम, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ये दे रखी है 0.001 अपॉन में कॉपर की 0.0001, ये कॉपर की दे रखी है। देखो इसको मैं पहले साइड में सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, इसको मैं साइड में सॉल्व कर रही हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। देखो कैसे करोगे, 0.001, उसके बाद 0.0001, तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, ये 1/1000 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/10,000। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/1000 एज इट इज़, ये जो मेन डिवाइड है उसकी बन गई मल्टीप्लाई, जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल, तो 1 2 3 1 2 3 0 कैंसिल, तो कितना बचा 10, तो मतलब इस सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, 10। अब देखो 2.68 ऐसे ही, माइनस 0 पॉइंट में इसको हम 0.6 लिख सकते हैं, 59 मतलब 6, ये 2 आ गया, लॉग ऐसे आ गया, और यहाँ पे आ गया 10, इसको हम कट कर सकते हैं, 2 1 0.03, तो 2.68 माइनस 0.03 लॉग 10 की वैल्यू आ जाएगी 1, तो इसमें से 0.03 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगी 562, तो 2.6 क्या आ जाएगी हमारी ई सेल की वैल्यू। तो ऐसे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है कोई मुश्किल, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे और वे नहीं देखेंगे, बहुत सारे वेज होते हैं, इजी वे नहीं फाइंड करेंगे तो क्वेश्चंस मुश्किल ही लगते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको ये सेल जो रिप्रेजेंटेशन है उसको देखना आना चाहिए, कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है उसको देखना आना चाहिए, उसके बाद न्यूमेरिकल कोई भी मुश्किल नहीं है आपके पास। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल पे, जो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। ठीक है, इसीलिए मैंने उसको भी लिया है। बस ये 2 ही टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आपको हो सकते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, रिएक्शंस में यहाँ पे लिख देती हूँ कि निकल
निकल से हमें मिल रहा है 2H, मतलब निकल प्लस में 2H पॉजिटिव 0.02, इससे मिल रहा है हमें निकल 2 पॉजिटिव 0.160 और 2Ag। इसमें हमें ई नोट सेल उसने दे रखी है, तो इसको फाइंड आउट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, पहले ही दे रखी है उसने, ई नोट सेल ही दे रखी है हमें, ठीक है, इनके अलग अलग से नहीं दे रही। अब मेन इंपॉर्टेंट है अपनी रिएक्शन लिखो। निकल से क्या बन रहा है, निकल 2 पॉजिटिव, कैसे बना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे। अब देखो ये सिल्वर पॉजिटिव लिखो इसको पहले, ये सिल्वर पॉजिटिव होगा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा होगा, इससे क्या बना होना, सिल्वर। अब क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमें यहाँ भी करने पड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस करनी पड़ती है ना रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो देखो वही रिएक्शन बन गई, निकल 2Ag पॉजिटिव प्लस में निकल 2 पॉजिटिव प्लस में Ag, ठीक है। अब हमारा जो प्रोडक्ट आयन है वो है निकल, और जो रिएक्टेंट आयन है वो है हमारा सिल्वर, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से देखना, जो ई नोट सेल है, ई सेल, वो क्या आ जाएगा, ई नोट सेल है 1.05 माइनस में 0.06, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आगे 2, लोग, ध्यान से देखना इसको, लोग इज इक्वल टू प्रोडक्ट आयन, तो प्रोडक्ट में कौन सी आयन है, निकल, तो निकल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रखी है, 0.160, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद रिएक्टेंट में कौन सा आयन है, सिल्वर, सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रखी है, 0.02, बट यहाँ पे सिल्वर का एक कोफिशिएंट भी है 2, तो जो भी कोफिशिएंट होता है वो क्या चला जाता है, पावर, बस इतनी सी बात है यहाँ पे, जो भी कोफिशिएंट है, अगर किसी आयंस के साथ कोफिशिएंट है तो वो चला जाएगा पावर में जब हम लॉग सॉल्व करेंगे, बस ये समझना था, ये समझ में आ गया बस, फिर ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0.160 ऐसे रहेगा, ये 0.02 और 0.02 2 टाइम्स, इस तरफ दिख रहा है आपको, दिख तो रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 160 1000 अपॉन में आ जाएगा, इसको 2 अपॉन में 1000 और ये भी 2 अपॉन में 1000, सॉल्व करेंगे 160 अपॉन में 1000 ऐसे ही, ये दोनों 1000 जाएंगे ऊपर, नीचे आ जाएगा 2 2, 1000 से 1000 कैंसिल, 2 1s द 80, 2 1s द 40, तो ये 4 और 1000 मतलब 40,000 आ गया हमारे पास, 40,000, तो 40,000 को क्या मैं लिख सकती हूँ, 4 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 4, तो इस सारी चीज़ को सॉल्व करके क्या आ गया, 4 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 4। देखो अभी यहाँ लिखते हैं, 1.05 ऐसे ही, ये आ जाएगा 0.03 लॉग ऑफ 4 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 4, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1.05 0.03 ऐसे ही, तो जब भी लॉग में मल्टीप्लाई तो लॉग हो जाएगा पॉजिटिव, 4 प्लस में 4 आगे आ जाएगा, लॉग 10 आ जाएगा, तो log 4 की वैल्यू होती है 0.6, 4 एज इट इज़, और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 4 पॉइंट में 6 आ गया ये, तो 1 पॉइंट में 0.5 मल्टीप्लाई में 0.03 और ये आ जाएगा 4 पॉइंट में 6। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 पॉइंट में 0.5 एज इट इज़, माइनस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 द 18, 6 4 3 द 12 और 13, उसके बाद 3 के बाद पॉइंट ऐसे, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 138, तो यहाँ पे आ जाएगा 219, तो ये हमारे पास ई सेल की वैल्यू आ जाएगी 0.912। बस मेन क्या है, अपना लॉग सॉल्व करना आना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ये चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ये बहुत ही कॉम्प्लेक्सिव न्यूमेरिकल था जिसको मैंने बिल्कुल इजी वे में आपको बताया है, आपके साथ शेयर करा है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका, जो ये नॉन स्टिक इक्वेशन है इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ नॉन स्टिक इक्वेशन। क्या है हमारे पास एप्लीकेशन किसकी, नॉन स्टिक की। देखो पहली एप्लीकेशन आती है इसकी, टू फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड करने में हेल्प करती है। हमारी रिएक्शंस क्या है देखो, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस में 0.059 अपॉन में n लॉग प्रोडक्ट आयन अपॉन में रिएक्टेंट आयन। तो यही तो हमारा इक्विलिब्रियम। अब जब इक्विलिब्रियम होता है तो जो ई सेल है वो ज़ीरो हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इक्विलिब्रियम पे ई सेल ज़ीरो। तो अगर ये ज़ीरो, इसको हम इस तरफ लेके आ सकते हैं, तो मतलब ई नोट सेल हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.059 अपॉन में n लॉग ऑफ, इसको लिख सकते हैं हम के सी। तो यहाँ से अगर हमने लॉग के सी निकालना हो तो लॉग के सी क्या आ जाएगा, ई नोट सेल एज इट इज़, एन नीचे था ऊपर चला जाएगा, 0.059 ऐसे। बस इसकी वैल्यूज़ को सॉल्व करके, तो अगर हमें के सी निकालना हुआ तो 10 पावर जो भी इसको सॉल्व करके आएगा, एंटी लॉग लगाना पड़ेगा ना, जैसे पीएच वाले में करते हैं। तो एक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करने के लिए, दूसरा डेल्टा जी नोट माइनस एन एफ ई नोट सेल माइनस एन एफ ई नोट सेल। देखो ई नोट सेल हमेशा हमारी पॉजिटिव आती है, तो पॉजिटिव आती है। हेयर एफ इज़ फैराडे कांस्टेंट, एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम, ठीक है। वो वैल्यू पुट करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा पॉजिटिव आएगी तो ये नेगेटिव, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव आएगी, कैसी रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस, तभी तो स्पॉन्टेनियस होगी। ये हमने इक्विलिब्रियम में और थर्मोडायनेमिक्स में देखा था कि डेल्टा जी जो होती है वो नेगेटिव होती है हमारे पास, किसके लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। तो वो तभी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए नेगेटिव आ पाएगी अगर हमारी ई नोट सेल जो है वो क्या होगी, हमारे पास पॉजिटिव होगी। दैट्स वाई मैंने बोला हमेशा जो ई नोट सेल है वो आपकी पॉजिटिव ही रहेगी, जो ई नोट सेल है वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। इसमें हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में सीखा, कैसे आप डिसाइड करते हो कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में सीखा, ई नोट सेल कैसे फाइंड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, उसके बाद ये नॉन स्टिक इक्वेशन, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये पार्ट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, वो थ्योरी वाला थोड़ा सा पार्ट है। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी ये क्या होती है, उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है। तो उस वीडियो में कल अपलोड हो जाएगी आपके पास, तो वो करके हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर आपके फिजिकल के बचते हैं, एक केमिकल काइनेटिक्स बचता है, उसके बाद सॉल्यूशन। तो पहले मैं केमिकल काइनेटिक्स ही करवाऊंगी, देन लास्ट में हम सॉल्यूशन चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आए होंगी चीज़ें। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।